क्या आपने कभी सोचा है कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेल चुका हो वो देश का सबसे वांछित नक्सली कमांडर कैसे बन जाता है? ये कहानी है बसवराज की, जिसका असली नाम नमबाला केशव राव था। बसवराज भारत के सबसे बड़े माओवादी नक्सली नेताओं में से एक था। वो प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव था और पिछले कुछ दशकों से चल रहे माओवादी आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में गिना जाता था। बसवराज पर सरकार ने करीब 2 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और वो सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड सूची पर टॉप पर था। 21 मई को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में उसे ढेर कर दिया गया। आइए इस यात्रा में हम बसवराज के जीवन को प्रारंभ से अंत तक क्रमवार ढंग से समझते हैं। उसका बचपन, शिक्षा, नक्सली आंदोलन में जुड़ने से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने और अंततः उस मुठभेड़ तक जिसमें उसकी मृत्यु हुई। बसवराज का जन्म 10 जुलाई 1955 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियानपेटा, जिसे कुछ स्रोत विजयनगरम जिला भी बताते हैं, कि एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और खेल कूद में भी अव्वल। उसने वारंगल के क्षेत्रीय अभियांत्रिकी कॉलेज, जिसे अब NIT वारंगल भी कहा जाता है, से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। बसवराज एक प्रशिक्षित इंजीनियर था और पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान में भी खूब नाम कमाया। वॉलीबॉल के खिलाड़ी के तौर पर उसने आंध्र प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया था। कॉलेज के दिनों में उसका रुझान वामपंथी छात्र राजनीति की तरफ हुआ। वारंगल में पढ़ाई के दौरान वो उग्र वामपंथी छात्र संगठन रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन यानी RSU से जुड़ गया और परिसर में वामपंथी विचारधारा के सक्रिय समर्थकों में से एक हो गया। इसी दौर में 1980 में एक बार ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हुए झगड़े के बाद बसवराज को गिरफ्तार किया गया। ये उसके जीवन का पहला और आखिरी मौका था जब उसे गिरफ्तार किया गया। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री और उज्जवल करियर को छोड़कर बसवराज ने युवावस्था में ही सशस्त्र क्रांतिकारी राह चुन ली। 70 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के आसपास आंध्र प्रदेश में नक्सली आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। बसवराज ने पीपुल्स वॉर ग्रुप के साथ अपने क्रांतिकारी सफर की शुरुआत कर दी, जो 1980 में आंध्र प्रदेश में बना एक भूमिगत वामपंथी उग्रवादी संगठन था। दरअसल बसवराज संगठन की स्थापना के समय से ही उसके प्रमुख आयोजकों में गिना जाता था। जल्द ही वो पूर्णकालिक भूमिगत कार्यकर्ता बन गया और अगले 35 वर्षों तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ा रहा। बसवराज अपने तेज दिमाग और तकनीकी कुशलता की वजह से साथियों में अलग पहचाना जाता था। बसवराज की स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो 1980 के दशक में ही बसवराज ने गोरिल्ला युद्ध और विस्फोटकों का गहन प्रशिक्षण हासिल कर लिया था। साल 1987 में बसवराज समेत शीर्ष माओवादी नेताओं जैसे मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, मल्लोजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी के एक समूह ने बस्तर के जंगलों में श्रीलंकाई उग्रवादी संगठन लिट्टे के कुछ पूर्व लड़ाकों से ट्रेनिंग ली। इस गुप्त प्रशिक्षण के दौरान उन्हें घात लगाकर हमला करने की रणनीतियां और जिलेटिन जैसे विस्फोटकों के प्रयोग की बारीकियां सिखाई गईं। इस प्रशिक्षण ने बसवराज को बारूदी सुरंग और विस्फोटक हमलों का माहिर बना दिया, जिसकी झलक आगे चलकर कई घटनाओं में दिखाई दी। बसवराज की प्रतिभा और समर्पण के चलते उसका कद संगठन में तेजी से बढ़ा। 1992 में जब पीपुल्स वॉर ग्रुप के तत्कालीन महासचिव कोंडापल्ली सीतारमैया को हटाकर गणपति उर्फ मुप्पला लक्ष्मण राव ने नेतृत्व संभाला, तब बसवराज को संगठन की केंद्रीय समिति का सदस्य चुना गया। इस पदोन्नति के साथ वो शीर्ष निर्णय निर्माताओं में शामिल हो गया। इसके बाद 2004 में देश के 2 बड़े उग्रवादी संगठनों पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी PWG और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC का विलय होकर जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन हुआ, तो बसवराज को नए संगठन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC का सचिव बनाया गया। CMC दरअसल माओवादियों की सशस्त्र सेना पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA का संचालन करने वाली इकाई है। इस तरह बसवराज संगठन के सैन्य विंग के प्रमुख बन गया। अगले कुछ सालों में बसवराज ने माओवादी पार्टी की सियासी इकाई और केंद्रीय समिति में भी जगह बना ली। वह पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और माओवादी पत्रिका आवामे जंग के संपादकीय बोर्ड का सदस्य भी रहा। अपने गुरिल्ला कौशल के कारण बसवराज को केंद्रीय मिलिट्री कमीशन का कमांडर इन चीफ भी कहा जाता था, यानी वो संगठन में नंबर 2 की हैसियत रखता था।
पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों पर जितने बड़े हमले और घात लगाए गए, उनके पीछे रणनीति बनाने वाला मुख्य दिमाग अक्सर बसवराज को ही माना जाता था। कहते हैं कि पूर्व प्रमुख गणपति भी बसवराज की क्षमताओं का कायल था और वर्षों तक उसे शीर्ष नेतृत्व के लिए तैयार करता रहा। लंबी बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण नवंबर 2018 में जब मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति ने सीपीआई माओवादी के महासचिव पद से खुद को अलग किया, तो पार्टी की ओर से 10 नवंबर 2018 को जारी एक पत्र में घोषणा की गई कि गणपति ने जिम्मेदारियों से वापसी की है और नंबाला केशवराव बसवराज को नया महासचिव चुना गया है। इस तरह लगभग 14 साल बाद संगठन को नया शीर्ष नेता मिला। गणपति ने 25 वर्ष तक पहले पीडब्ल्यूजी और फिर सीपीआई माओवादी में सर्वोच्च नेतृत्व किया था, इसलिए बसवराज के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी थी। बसवराज एक आक्रामक गोरिल्ला कमांडर के तौर पर बेहद कुख्यात था। वो नक्सली आंदोलन के इतिहास के कुछ सबसे दुस्साहसी और निर्दयी हमलों का सूत्रधार रहा है। विस्फोटकों, खासकर आईईडी के इस्तेमाल में उसे खास महारत हासिल थी और गोरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाने में उसका दिमाग तेज माना जाता था। बसवराज की कार्यशैली इतनी निर्दयी थी कि बड़े लक्ष्यों को भेदने के लिए वो कोलैटरल डैमेज यानी आम नागरिकों की जान जाने का खतरा मोल लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। इसका एक भयावह उदाहरण 2013 में झारखंड के लातेहार जिले में देखने को मिला, जब एक सुरक्षाकर्मी के शहीद शव के पेट में बम फिट कर दिया गया था ताकि बाद में आने वाले बचाव दल को निशाना बनाया जा सके। माना जाता है कि ऐसी शैतानी योजना के पीछे बसवराज का ही दिमाग था। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में बसवराज छत्तीसगढ़ के दुर्गम अबूझमाड़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाए हुए था। यहीं से वह केंद्रीय भारत के माओवाद प्रभावित इलाकों में संगठन का संचालन कर रहा था। 21 मई 2025 को सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली कि बसवराज अपने दोस्त समेत अबूझमाड़ क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिलों की सीमा से लगे माड़ के घने जंगल में हुई इस भीषण मुठभेड़ में बसवराज सहित संगठन के 26 से ज़्यादा उग्रवादी मारे गए। ये कार्रवाई ऑपरेशन कगर के तहत अंजाम दी गई, जिसे हाल के वर्षों में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी सैन्य सफलता बताया जा रहा है। बसवराज जैसे दुर्दांत और अनुभवी कमांडर के मारे जाने को सुरक्षा प्रतिष्ठान एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये पिछले कई दशकों में माओवादियों पर सबसे प्रभावी प्रहार है।